अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रिसर्च आइडियाज़ यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो जो डेटा सेट मैं यूज़ कर रही हूँ वो आइरिस का डेटा सेट यूज़ कर रही हूँ। और बेसिकली जिन लोगों को इसकी अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, उसके लिए मैं बहुत इजी डेटा सेट यूज़ कर रही हूँ ताकि वो इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आपको बेसिक्स आ जाएंगी ना इस चीज़ की, तो मॉडल ट्रेन करने की, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की, तो उसके बाद आप डेफिनेटली कोई अच्छा डेटा सेट यूज़ करके उस पर खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेसिकली सबसे पहले मैंने कुछ मॉड्यूल्स को, कुछ लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लिया है, जिसमें एक सीबॉन है मेरे पास। ये इसको जो है वो विजुअलाइजेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट प्लॉट्स क्रिएट करने के लिए। और पैंडाज डाटा फ्रेम, बेसिकली अपने डाटा को लोड करने के लिए डाटा फ्रेम की फॉर्म में पैंडाज को यूज़ करते हैं। और नमपाई मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, एरेज पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और सबसे पहले मैंने जो आइरिस का डेटा सेट है ना, वो एसएनएस के अंदर मौजूद है, मतलब सीबॉन लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। तो मैं एसएनएस डॉट लोड डाटा सेट का फंक्शन यूज़ करके, किस डेटा सेट का, आइरिस का नेम दे रही हूँ कि आइरिस का डेटा सेट लोड करना है, ताकि एसएनएस के अंदर से जो हम आइरिस का डेटा सेट है उसको लोड कर लें। और फिर उसके बाद मैं इसको डीएफ वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रही हूँ। ठीक है, अब डीएफ के अंदर हमारे डेटा सेट मौजूद हो गया। तो अब हम उसको देख रहे हैं डीएफ डॉट हेड के थ्रू। डीएफ डॉट हेड जब मैंने किया तो उसने मुझे फर्स्ट 5 रोज जो है वो दिखा दी डाटा सेट की। ठीक है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ और स्पीशीज़, ये 5 कॉलम्स हैं इस डाटा सेट के अंदर। और डीएफ डॉट हेड के अंदर अगर मैं कोई नंबर पास करती हूँ, फॉर एग्जांपल 10, तो ये मुझे फर्स्ट 10 रोज दिखाएगा। ठीक है, देखा, और ये मुझे फर्स्ट 10 रोज दिखा रहा है। और अगर मैं कोई नंबर पास नहीं करती तो वो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट 5 रोज दिखाएगा। तो मैंने देख लिया कि मेरे पास इस डेटा सेट के अंदर 5 कॉलम्स हैं। और अब मैं देखती हूँ कि जो मेरे डीएफ डेटा सेट है, जो डाटा फ्रेम है, उसके स्पीशीज़ कॉलम में कितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं। देखें, इस स्पीशीज़ कॉलम के अंदर 3 यूनिक वैल्यूज़ हैं, सेटोसा, वर्सिकुलर और वर्जिनिका, ये 3 यूनिक वैल्यूज़ हैं। अच्छा, अब जब भी मैं कोई डाटा सेट लेती हूँ तो मुझे स्टार्टिंग में ये देखना होता है कि उस डाटा सेट के अंदर कोई नल वैल्यूज़ तो नहीं है। तो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ df डॉट इज़ नल डॉट सम। df डॉट इज़ नल डॉट सम के थ्रू वो मुझे दिखा रहा है कि सेपल लेंथ में 0 नल वैल्यूज़ हैं, सेपल विड्थ में 0 नल वैल्यूज़ हैं, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, स्पीशीज सब में 0 नल वैल्यूज़ हैं। लेकिन अगर मैं कलेक्टिवली देखना चाहती हूँ कि कितनी नल वैल्यूज़ हैं, तो मैं इस तरह करके एक नंबर मुझे मिल जाएगा जिसके थ्रू मुझे पता चल जाएगा कि कितनी नल वैल्यूज़ हैं। 0 नल वैल्यूज़ हैं। फ़िलहाल हमारा डेटा सेट अच्छा है, इसमें कोई वैल्यूज़ भी, नल वैल्यूज़ नहीं हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि चूँकि ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल मैं यूज़ कर रही हूँ और हमें पता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम बाइनरी क्लासिफिकेशन के ऊपर यूज़ करते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ कि डीएफ का जो स्पीशीज़ कॉलम है, उस स्पीशीज़ कॉलम के अंदर जहाँ जहाँ वैल्यू सेटोसा नहीं है, ठीक है, तो इस जो वीडियो के अंदर या इस नोटबुक के अंदर हम देख रहे हैं कि कौन सी स्पीशीज़ सेटोसा है और कौन सी सेटोसा नहीं है। तो जो सेटोसा है उसमें तो सेटोसा आ जाएंगी, जो सेटोसा नहीं है उसमें कौन सी आएगी, वर्सिकुलर और वर्जिनिका। तो हम क्या कर रहे हैं कि मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। बेसिकली कि अगर मैं ये कंडीशन लिखती हूँ इस तरह से, तो हम देख सकते हैं कि ये मुझे जो है वो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में वैल्यूज़ दे रहा है कि जिन जिन कॉलम्स में सेटोसा नहीं है उनको वो फॉल्स कह रहा है, जिनमें है उनको वो ट्रू कह रहा है। लेकिन मुझे तो कॉलम्स नहीं चाहिए, मुझे तो डाटा फ्रेम की वो रोज़ चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इसको
इस तरह से राइट करूँगी, इसके डीएफ के अंदर ना इस कंडीशन को स्पेसिफाई कर दूँगी, तो वो मुझे अब वही रोज़ देगा जिनमें जो है वो स्पीशीज़ सेटोसा नहीं है। हम देख सकते हैं, ये देखें वर्सिकुलर है या फिर वर्जिनिका है, तो सेटोसा नहीं है। अब इन सारी रोज़ को मैंने डीएफ के अंदर स्टोर करवा लिया है जिनमें जो है वो स्पीशीज़ सेटोसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं डीएफ डॉट हेड करके अपनी फर्स्ट 5 रोज़ को चेक कर रही हूँ, देख सकते हैं हम। तो अब क्या होगा, बेसिकली हमें पता है कि मॉडल ट्रेन करने से पहले हमारा ये जो कॉलम है स्पीशीज़ का, इस कॉलम के अंदर जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं है बल्कि टेक्स्ट फॉर्म में, मतलब वर्सिकुलर है, वर्जिनिका, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं है। तो इन दी एंड हमें पता है कि जब भी हमने अपना मॉडल ट्रेन करना है तब हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के ऊपर अपना मॉडल ट्रेन करना है। हम क्या करते हैं कि जो 2 वैल्यूज़ हैं वर्सिकुलर और वर्जिनिका, उन पे जो है वो इनकोडिंग अप्लाई कर देते हैं या उन पे मैप कर देते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि डीएफ की स्पीशीज़ कॉलम पे मैप कर दो ये चीज़ कि जहाँ वर्सिकुलर है वहाँ पे उसकी जगह वैल्यू क्या रख दो 0, और जहाँ वर्जिनिका है वहाँ रख दो 1, ठीक है। और इस तमाम चीज़ को स्टोर कर दो डीएफ के स्पीशीज़ कॉलम के अंदर। अब हम जब अपना प्रिंट करवाएंगे ना डीएफ, तो हम देख सकेंगे कि वैल्यूज़ वर्सिकुलर और वर्जिनिका नहीं है बल्कि वैल्यू 0 और 1 की फॉर्म में शो हो रही हैं। हमने क्या किया कि मैप कर लिया अपने वर्सिकुलर और वर्जिनिका पे 0 और 1 को, ताकि हम मॉडल को जो है वो ये डेटा सेट फीड कर सकें, ठीक है। अगर जो टेक्सचुअल फॉर्म में जो कॉलम्स होते हैं ना, उन पे हम हमेशा इनकोडिंग अप्लाई करते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्मेट में उनकी वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं ताकि हम अपने मॉडल को उस पर ट्रेन कर सकें, क्योंकि मॉडल हमारा सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को है कोई जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है। तो उसके बाद मैं डीएफ हेड करके देख रही हूँ, अब मुझे नज़र आ रहा है कि 0 1 की फॉर्म में जो है वो तमाम स्पीशीज़ के वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। अब मैंने अपने डेटा सेट को स्प्लिट करना है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फीचर्स के अंदर, ठीक है। मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, डीएफ डॉट आई लॉक। एक्स क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट फीचर है, ठीक है। इंडिपेंडेंट फीचर्स या इंडिपेंडेंट वो कॉलम्स जिनको यूज़ करके हमने अपने टारगेट फीचर की वैल्यू निकालनी है। तो आई लॉक को यूज़ करके मैं क्या कर रही हूँ, कॉलन का मतलब है तमाम रोज़, ठीक है, तमाम रोज़। और इधर इधर हम रोज़ स्पेसिफाई करते हैं और इधर हम कॉलम स्पेसिफाई करते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि तमाम रोज़ और कौन से कॉलम, ऑल कॉलम्स एक्सेप्ट -1 का मतलब है कि तमाम कॉलम्स सिर्फ लास्ट कॉलम नहीं, ठीक है। कि लास्ट कॉलम हमारा टारगेट कॉलम है, हमने यही तो फाइंड करना है कि कौन सी स्पीशी है। तो इसीलिए हम इंडिपेंडेंट फीचर के अंदर क्या कर रहे हैं कि तमाम रोज़ और कॉलम तमाम, लेकिन स्पीशीज़ वाला कॉलम नहीं, ठीक है। और वाई के अंदर हम क्या करें, वाई हमारा डिपेंडेंट फीचर है, ठीक है, हमारा टारगेट फीचर जिसको हम कह सकते हैं। वाई के अंदर हम करें डीएफ डॉट आई लॉक तमाम रोज़, ऑल रोज़ -1 लास्ट वाला कॉलम, ये वाला स्पीशीज़ वाला, ठीक है। कि मतलब एक्स के अंदर तमाम रोज़ आ जाएंगी और तमाम कॉलम्स एक्सेप्ट स्पीशीज़, और वाई के अंदर तमाम रोज़ और सिर्फ स्पीशीज़ वाला कॉलम जिसको हम -1 से इंडिकेट कर रहे हैं। एक्स को अगर हम प्रिंट करवा के देखें तो हम देख सकते हैं, ये देखें, हम देख सकते हैं कि इसमें तमाम जो है वो कॉलम्स हैं एक्सेप्ट स्पीशीज़ कॉलम के, और वाई के अंदर हम देख सकते हैं कि सिर्फ स्पीशीज़ कॉलम है, 0 और 1 की फॉर्म में वैल्यूज़ हैं जो हमने मैप की थी ऊपर। अब हमने क्या करना है, sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन से इंपोर्ट करें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। बेसिकली अपने डेटा को जो है वो ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में डिवाइड करने के लिए। अगर आपको ये चीज़ें मेमोराइज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको कोड जो है ना इजीली मिल सकता है sklearn की डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू। आप इधर लिख सकते हैं sklearn ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। आप ये देखें कि sklearn की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सारा कोड मौजूद है, तो आपको इसको मेमोराइज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये देखें, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन,
import train test split, ठीक है। और यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन import train test split और ये कोड x train y train, एग्जैक्टली ये कोड यूज़ किया हुआ मैंने नोटबुक के अंदर। हम देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने लिखा हुआ है x train, y train, x test और y test। जो ट्रेनिंग डेटा उसके लिए x train और y train यूज़ होगा और टेस्टिंग डेटा के लिए x test और y test यूज़ होगा। तो उसके बाद एक ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का फंक्शन है और उसके बाद मैंने x और y स्पेसिफाई कर दिए हैं और टेस्ट साइज़ मैंने इधर दिया 0.25 का, मतलब 25% जो है वो डेटा जो है वो मेरा टेस्ट डेटा होगा और 75% मेरा ट्रेनिंग डेटा होगा। रैंडम स्टेट इज़ इक्वल टू 42। रैंडम स्टेट पैरामीटर के बारे में मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था इससे लास्ट वीडियो में, जो लीनियर रिग्रेशन की वीडियो थी ना उसके अंदर, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि रैंडम स्टेट पैरामीटर हम तब डिफ़ाइन करते हैं कि जब बार बार हमने अपने डेटा सेट को यूज़ करना है, वही डाइवर्स डेटा जो पिक हो रहा है वही डेटा जो है वो पिक किया जाए दोबारा। मैं अभी ये नोटबुक रन कर रही हूँ तो जो रैंडम 25% डेटा टेस्ट डेटा पिक हो रहा है एज टेस्ट डेटा और रैंडम 75% जो ट्रेनिंग डेटा पिक हो रहा है। नेक्स्ट टाइम जब मैं अपनी नोटबुक रन करूँ या ये बंद हो जाए तो मैं दोबारा इसे रन करूँ तो वही एग्जैक्टली डेटा पिक हो, दोबारा बार बार डेटा चेंज ना हो, ठीक है। इसलिए मैं रैंडम स्टेट को यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा हम क्या करें, फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इम्पोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में भी आप ना इस तरह से सर्च कर सकती हैं। ये देखें, फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इम्पोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। पेनल्टी का पैरामीटर है और सी है, मैक्स हाइड्रेशंस हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। वो आप डेफिनेटली ये डॉक्यूमेंटेशन से हर चीज़ जो है ब्रीफली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसको एक्सप्लोर करें, क्योंकि जितना आप इसको एक्सप्लोर करेंगे उतनी आपकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अच्छा, इसके अंदर फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इम्पोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन मैंने इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस बना रही हूँ क्लासिफायर के नेम से, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, ग्रिड सर्च सीवी को यूज़ कर रही हूँ। ग्रिड सर्च सीवी को हम क्यों यूज़ करते हैं, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए। हम क्या करते हैं कि ग्रिड सर्च सीवी जो है ना वो क्या करता है कि हमारे डाटा में जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ना उन कॉम्बिनेशंस को ट्राई करता है और देखता है कि कौन से कॉम्बिनेशन से कौन से पैरामीटर्स को यूज़ करने से मेरे मॉडल की जो है वो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आती है, मेरी मॉडल की परफॉर्मेंस किन पैरामीटर्स को यूज़ करके सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है, ठीक है। उसके लिए हम ग्रिड सर्च सीवी यूज़ करते हैं। तो sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इम्पोर्ट ग्रिड सर्च सीवी, ठीक है। और इसके अंदर हम ना पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं और पैरामीटर्स के लिए हम जो है वो डिक्शनरी एक लेते हैं, ठीक है। डिक्शनरी की फॉर्म में पैरामीटर्स हैं और ये एग्जैक्टली वही पैरामीटर्स हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं कि ये देखें पेनल्टी का पैरामीटर है, ठीक है। इधर सी का पैरामीटर भी मौजूद है, इधर मैक्स आइट्रेशन का पैरामीटर भी मौजूद है, ठीक है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर पेनल्टी सी है और मैक्स आइट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। बाकी भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, ठीक है। तो इधर जो पेनल्टी की वैल्यू है ना वो सिर्फ L1 नहीं होती बल्कि L1, L2 और इलास्टिक नेट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। 3 वैल्यूज़ इधर मैंने ली हैं पेनल्टी की और सी की मैंने वैल्यूज़ ली हैं 1 2 3 4, इस तरह से 50 तक मैंने वैल्यूज़ ले ली हैं। मैक्स आइट्रेशन की मैंने 3 वैल्यूज़ ले ली हैं और इनको जो है वो मैंने पैरामीटर वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि जब मैं ग्रिड सर्च सीवी बेसिकली अप्लाई करने लगी तो आप इस पे ज़रा होवर करके देखेंगे कि ये देखें, ग्रिड सर्च सीवी में सबसे पहला जो पैरामीटर आपको देना होता है ना वो एस्टिमेटर देना होता है। एस्टिमेटर कुछ भी नहीं होता बल्कि आपका मॉडल ही होता है, ठीक है। मॉडल जो आपने मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इसलिए मैंने इधर क्लासीफायर दे दिया है। दूसरा पैरामीटर क्या देना होता है आपको,
इसमें हम देख सकते हैं कि दूसरा पैरामीटर होता है पैरम ग्रिड। ठीक है, पैरम ग्रिड कुछ भी नहीं है, ये जो पैरामीटर्स हैं हमारे वो ही है। ठीक है, पैरम ग्रिड इज इक्वल टू पैरामीटर। फिर पैरामीटर हम देना होता है स्कोरिंग। ठीक है, स्कोरिंग क्योंकि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है तो इसके लिए मैं एक्यूरेसी को यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, जो लास्ट हमने लीनियर रिग्रेशन की वीडियो देखी थी, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी, उसके अंदर हमने इधर क्या लिखा था, नेगेटिव मीन स्क्वेयर एरर, क्योंकि वो एक रिग्रेशन की प्रॉब्लम थी और ये जो है क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, इसलिए इधर हम एक्यूरेसी यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद एक और पैरामीटर मैंने स्पेसिफाई किया है CV के नेम से, जो कि है क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, क्रॉस वैलिडेशन की वैल्यू 5 है, मतलब 5 टाइम्स जो है वो वैलिडेट करेगा इस चीज़ को। ठीक है, क्रॉस वैलिडेशन के बारे में मैंने लीनियर रिग्रेशन की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया था, मैं इसमें भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बेसिकली होता क्या है कि क्रॉस वैलिडेशन के अंदर ना हम अपने डाटा को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 रोज़ है ना, मेरे मॉडल में 100 रोज़ हैं फॉर एग्जांपल उसकी डाटा की, तो मैं क्या करूँगी कि मैंने फर्स्ट आइट्रेशन में फर्स्ट टाइम जब क्रॉस वैलिडेशन हो रही है उस वक्त मैं फ़र्स्ट 20 रोज़ को एज टेस्ट डेटा कंसीडर कर लूँगी और बाकी 80 रोज़ को एज ट्रेनिंग डाटा कंसीडर कर लूँगी। ठीक है, उस पर वैलिडेशन परफॉर्म कर लूँगी और नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर या नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगी कि अब जो 20 रोज़ मैंने ली थी ना, उनके अलावा जो नेक्स्ट 20 रोज़ हैं उनको मैं लूँगी, तो और उसके अलावा जो जितनी भी रोज़ हैं उन सब को मैं एज ट्रेनिंग लूँगी और नेक्स्ट 20 को मैं लूँगी टेस्ट डेटा। ठीक है, और उस पर अपना मॉडल ट्रेन करूँगी, उसको वैलिडेट करूँगी। इस तरह क्रॉस वैलिडेशन का फ़ायदा ही ये है बेसिकली कि इसके अंदर हम डाइवर्स डेटा के ऊपर जो है काम करते हैं। इसके अंदर हम हर जो है वो पार्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, इसलिए क्रॉस वैलिडेशन जो है वो बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, तो इधर जो है वो मैं डिफरेंट वैल्यू स्पेसिफाई कर सकती हूँ, फॉर एग्जांपल 5 10 डिफरेंट वैल्यू स्पेसिफाई कर सकती हूँ इधर। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ कि क्लासीफायर रिग्रेसर जो मैंने ये वेरिएबल बनाया है डॉट फिट एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन अपनी ट्रेनिंग डाटा पे फिट करवा रही हूँ। ये देख सकते हैं हम, ये सारा हमारा फिट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, प्रिंट क्लासीफायर रिग्रेसर डॉट बेस्ट पैरम्स। अब हमने ग्रिड सर्च CV का मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मकसद क्या है कि हमने बेस्ट पैरामीटर्स फाइंड करने हैं, तो एक जो है वो एट्रीब्यूट है कि बेस्ट पैरम्स। ठीक है, उसको यूज़ करके हम बेस्ट पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन था जिसके थ्रू हमें अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स। तो ये वो बता रहा है कि C की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँगी, मैक्स आइट्रेशन अगर 100 रखूँगी और पेनल्टी की वैल्यू जो है वो L2 रखूँगी, तो मुझे सबसे अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, और बेस्ट स्कोर भी मैं फाइंड कर सकती हूँ बेस्ट स्कोर का एट्रीब्यूट को यूज़ करके। बेस्ट स्कोर देखें 0.97 आ रहा है, अच्छा बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्लासीफायर रिग्रेसर डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट प्रिडिक्शन कर रहे हैं और उसको वाई प्रिडिक्ट के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। और अब क्या करना है कि प्रिडिक्शन तो हो गई है, अब चेक भी तो करना है कि एक्यूरेसी कितनी है, तो उसके लिए फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इम्पोर्ट एक्यूरेसी स्कोर और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो एक्यूरेसी के अंदर हमने वाई प्रिडिक्ट जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है जो मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है, और वाई टेस्ट में क्या है, ग्राउंड ट्रुथ लेबल्स जो ट्रुथ वैल्यूज़ है ना वो हैं, उनको कंपेयर करके हम देख रहे हैं कि एक्यूरेसी क्या है हमारी। हम देख सकते हैं हमारी एक्यूरेसी 0.92 है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी है हमारी। और उसके बाद हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट प्रिंट कर रहे हैं प्रिडिक्टेड डेटा को और ट्रुथ लेबल्स को लेकर। इसमें भी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के अंदर भी ना वो हमें डिफरेंट चीज़ें दिखा रहा था, प्रिसिजन दिखा रहा था, रिकॉल F1 स्कोर, तो वो हमें इन सब की वैल्यूज़ जो हैं वो शो हो रही हैं। इसके अलावा हम अगर EDA परफॉर्म करना चाहते हैं अपने डेटा सेट पे, वो तो हमने परफॉर्म ही नहीं किया, तो EDA परफॉर्म करने का एक क्विक वे जिसके अंदर हम क्विकली परफॉर्म कर सकते हैं वो ये है कि हम पेयर प्लॉट को यूज़ करें। ठीक है, पेयर प्लॉट को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि हर वेरिएबल के कॉम्बिनेशन देख सकते हैं
ये देखें, मैंने इधर पेयर प्लॉट का फंक्शन यूज़ किया है, एस एन एस डॉट पेयर प्लॉट, और उसमें डाटा फ्रेम पास कर दिया और एक ह्यू पैरामीटर है। ठीक है, ह्यू पैरामीटर के अंदर मैंने स्पीशीज़ कॉलम पर जो है वो इंक्लूड कर दिया। ह्यू पैरामीटर बेसिकली क्या करता है कि डिफरेंट कलर्स असाइन कर देता है डिफरेंट। फॉर एग्जांपल स्पीशीज़ में हमारे पास 3 कैटेगरीज है ना, एक वर्सिकुलर है, वर्जिनिका है और सेटोसा है, तो वो इन तीनों को डिफरेंट कलर्स असाइन कर देगा। ठीक है, और ये देखें पेयर प्लॉट के अंदर हम ना हर वेरिएबल का रिलेशन देख सकते हैं दूसरे वेरिएबल के साथ। सेपल लेंथ का देख सकते हैं सेपल लेंथ के साथ, फिर हम देख सकते हैं सेपल लेंथ का सेपल विड्थ के साथ। तो इस तरह हम हर वेरिएबल का दूसरे के साथ रिलेशन देख सकते हैं और उसको विजुअलाइजेशन की फॉर्म में जो है वो देख सकते हैं कि कैसा रिलेशन है इनका। ठीक है, तो उसके बाद डी एफ डॉट कोर रिलेशन फाइंड करने के लिए बेसिकली होता है ये फंक्शन। ये देखें, सेपल लेंथ के साथ कोरिलेशन सबसे ज़्यादा हाई है। सेपल लेंथ का कोरिलेशन उसके बाद हाई है सबसे ज़्यादा पेटल लेंथ के साथ। ये सारी चीज़ें जो ऊपर हमने की है ना, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है। आप देख सकते हैं सेपल लेंथ के साथ जो रिलेशन है वो ये है। ठीक है, विजुअलाइजेशन की फॉर्म में, और इसकी वैल्यू हम देख सकते हैं कि 1 है। हाईएस्ट रिलेशन उसका अपने साथ ही है। उसके बाद हाईएस्ट किसके साथ है, 0.82 पेटल लेंथ के साथ। ये पेटल लेंथ है, ये पेटल लेंथ है। तो इसके ऊपर हम देखते हैं, ये देखें सेपल लेंथ और पेटल लेंथ का रिलेशन, इसको हमने स्कैटर प्लॉट की फॉर्म में जो है वो विजुलाइज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और इस वीडियो ने अगर किसी भी तरह से आपकी हेल्प की है या कोई भी न्यू चीज़ आपने लर्न की है, सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। एंड इसके अलावा इस तरह की डिफरेंट वीडियोस जो हैं वो रिसर्च आइडियाज़ यूट्यूब चैनल पे हैं, तो आप वहाँ से यू कैन चेक देम आउट। और इस नोटबुक का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मेक श्योर टू डाउनलोड दैट नोटबुक और इसको खुद से प्रैक्टिस करें। जब आप खुद से प्रैक्टिस नहीं ना करेंगे जब तक, तब तक आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ नहीं आएंगी। सो आई होप you enjoyed the video. I'll see you in the next video. Jazakallah khair.